Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the today's lecture। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने 3 हेडिंग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वन इज रीजन फॉर क्लासिफिकेशन, ओके। Second is definition and third is main groups and subgroups in classification। So हम स्टडी करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग को और वो है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन, यानी हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ओके। रीजन फॉर क्लासिफिकेशन, ओके। So the reason for classification is that classification करने की रीज़न ये है कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि टोटल 100 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। टोटल 100 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। और फिर ये 100 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। इनको साइंटिस्ट को पता चला है कि ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है, सो डिस्कवर्ड। सो 200 हमारे पास टोटल 100 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें से सिर्फ 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिस्कवर किया गया है, साइंटिस्ट को पता चला है। अब इस 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास इसको डिवाइड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसमें प्लांट्स कितने हैं? इसमें प्लांट्स जो है वो हमारे पास है 0.5 मिलियन, ओके। 0.5 मिलियन, यानी 0.5 मिलियन को अगर हम कन्वर्ट करें तो अगर ये हमारे पास 5 मिलियन होता तो 50 लाख होता। अब ये हमारे पास आता है 5 लाख, ओके। 5 लाख टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कवर हुए हैं और एनिमल्स जो है वो हमारे पास डिस्कवर हुए हैं 1.5 मिलियन, ओके। 1.5 मिलियन, यानी ये जो हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन, ये आएगा 1। अगर ये हमारे पास 15 मिलियन होता तो फिर तो हमारे पास ये भी कुछ तकरीबन हमारे पास आएगा अभी 15 लाख के करीब, ठीक है। सो ये जो है these are the total amount of the plants and animals present on the surface of the earth। अब जब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं कि 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर है, उसमें प्लांट्स जो है वो 0.5 मिलियन है, एनिमल्स 1.5 मिलियन है, तो इसको स्टडी करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। सो द स्टडी ऑफ दिस बिकम डिफिकल्ट। It becomes difficult to study each or individual living organism, ठीक है। अगर हम अभी लग जाएं और हम 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना शुरू कर दे तो हमारी लाइफ जो है वो इतनी लंबी नहीं है कि हम इनको पढ़ सकें। सो इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टडी ईच आर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स व्हाई, इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, ओके। इनको तकसीम किया गया है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और फिर छोटे ग्रुप्स में जो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे।
ओके, सो हमारे पहले हेडिंग को हमने कवर कर लिया कि व्हाट इज द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। सो आपने ये लिखना है कि हमारे पास 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। तो इनको इंडिविजुअली या इनको हर एक को स्टडी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको क्लासिफाई किया गया है। So what is the reason for classification? The reason for classification is that we cannot or we can't study each of the organism individually because it will take more time. Okay, ये ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इसको ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और फिर हम उस ग्रुप को पढ़ते हैं और उस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सारे की कैरेक्टरिस्टिक का हमें पता चल जाता है। तो ये जो है इसमें एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम हर एक को अलग-अलग पढ़ते हैं तो हमारा टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट हेडिंग एंड दैट इज द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, और यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिखता हूँ, ओके, टू स्टडी इन लेस टाइम। ओके, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम वक्त में स्टडी कर सकें। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ओके, और सेकंड हेडिंग इज डेफिनेशन। और डेफिनेशन हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको बयान करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So the definition is, इसमें हम दूसरा हेडिंग जो है वो बनाते हैं डेफिनेशन की। So definition हमारे पास क्या है? The second heading is of definition. Definition अभी आपको खुद आनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। डेफिनेशन को आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है, इस तरह आपने इसको बंद करना है। So it is the classification या क्लासिफिकेशन की जगह आप लिख सकते हैं इट इज द क्लासिफिकेशन और डिवीजन, तकसीम करना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स into groups, okay, into groups and subgroups और छोटे ग्रुप्स में and subgroups on basis of similarities and differences. Okay, similarities and differences. So this is the definition of classification of living organism. Okay, that it is the classification or division of living organisms into groups and subgroups. Okay, on the basis of, अब इसकी बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन की बेसिस आपको याद होनी चाहिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो इसके डेफिनेशन में हमने लिखी हुई है कि वो क्या है, वो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ओके, प्लस डिफरेंसेस। सो ये हमारे पास हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की? कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं ऑरेंजेस लेते हैं, ठीक है। फिर ऑरेंजेस के साथ जो है हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। इस तरह एप्पल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह फिर हमारे पास जो है हमारे पास
क्रिकेट बैट है, ठीक है, बॉल है, ठीक है, हमारे पास जो है वो है बॉल है। इस तरह हमारे पास और चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास हो गया वाटर है, ठीक है, वाटर के साथ जो है हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई आपको कहे कि इसको क्लासिफाई करो, तो आपने इसको किस तरह क्लासिफाई करना है, तो आप 3 ग्रुप बना लोगे, 1, 2 एंड 3। तो आपने क्या करना है कि आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को एक ग्रुप में लोगे क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स हैं, ठीक है। आप बैट और बॉल को दूसरे ग्रुप में लोगे क्योंकि ये दोनों क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। आप वाटर और कोल्ड ड्रिंक को एक ग्रुप में लोगे क्योंकि इट इज रिलेटेड विद ड्रिंकिंग। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो एक ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे, जिस तरह एक ग्रुप में हमारे पास आएंगे, फिर कैट आएगा, लाइन आएगा और टाइगर आएगा, तो इन तीनों में सिमिलैरिटीज होगी, लेकिन दूसरे ग्रुप से ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया इसका डेफिनेशन। सो वी आर डन विद आवर सेकेंड हेडिंग, ठीक है। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Now we are going toward our third heading, and that are the heading is done and we are in the third heading, okay. And the third heading, that is about the main groups and the subgroups, okay. The main groups and the subgroups, okay. So we will write our heading, that heading number 3, and that is main groups and subgroups, okay. When we do classification, जब हम classification करते हैं तो हम जो है वो मेन ग्रुप्स लेते हैं, यानी जो बड़े ग्रुप्स होते हैं जो टॉप पर आते हैं, और फिर उसमें से हम छोटे ग्रुप्स भी बनाते हैं, एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप्स। तो ये हमारे पास हो गए मेन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब इसकी एग्जांपल में आप लोगों को इस तरह समझाता हूँ कि हमारे पास जो है 5 किंगडम सिस्टम को हमने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं फिर करता हूँ कि सेल लेते हैं हमारे पास। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। Now we divide this cell into 2 types, okay. One is prokaryotic cell and the other one is the eukaryotic cell. Prokaryotic, okay. Pro means without and karyon means nucleus, okay. So this is without membrane bounded nucleus. Prokaryotic and eukaryotic. Eu means true and karyon means nucleus. So true nucleus means with membrane bounded nucleus. So eukaryotics. अब इसको हम जो है प्रोकैरियोटिक में हमारे पास कौन सा किंगडम आएगा, आप लोगों को पता है और आप लोगों के जहन में अभी आना चाहिए that this include the kingdom prokaryotic. Kingdom prokaryotic, okay, because ऊपर ग्रुप से भी आपको पता चलना चाहिए प्रोकैरियोटिक, ओके। और इस किंगडम को हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। और हमारे पास यूकैरियोटिक जो है उसको हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से हैं हमारे पास जो हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आएंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ओके। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। अब जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें कौन सा किंगडम आएगा यूकैरियोटिक में, इसमें आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटोटिस्टा, किंगडम
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ओके, आर किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। और हमारे पास जो मल्टी सेलुलर है इसमें हमारे पास आएंगे 3 किंगडम, किंगडम फंजाई, के फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया, ओके। सो इसमें हमारे पास इनको इस फ्लो चार्ट को ड्रा करने का मेरा मकसद क्या था कि मैं आप लोगों को मेन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। सो देखिए आपको खुद भी पता चलेगा कि इसमें हमारे पास मेन ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं और वो कौन से हैं? वो है प्रोकैरियोटिक, ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, ओके। ये हमारे पास मेन ग्रुप्स हैं। और फिर हमारे पास इसमें सब ग्रुप्स कौन से हैं? सब ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं किंगडम, ये सारे किंगडम्स जो हमारे पास आ रहे हैं 5 किंगडम्स, ये हमारे पास हैं सब ग्रुप्स, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेन ग्रुप एंड द सब ग्रुप, ओके। और इस तरह जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए रीजन फॉर क्लासिफिकेशन को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कितना आसान है कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक में आएंगे, यानी एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अगर आपको प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक आती है तो आपको उन सारों की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। इस तरह प्रोटिस्टा हो गया, इस तरह जितने भी फंजाई है जिसमें हमारे पास ईस्ट आता है, मोल्ड आता है, ठीक है, पंपाज आते हैं। तो अगर आपको फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक याद है तो आप यही कैरेक्टरिस्टिक, यही खूबियाँ उन सारों पर अप्लाई करें। सो और थर्ड हेडिंग इज डन। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। और अगर आपको किसी भी किस्म का मसला इस लेक्चर में हो सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।